कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मुख्य जो कार्य होता है वो ये होता है कि वो बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करता है। हमारे अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो भी द्रव है उसकी जो भी ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलाइट्स हैं, ठीक है, उनकी उसको जो है मेंटेन करता है, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा है तो कम करता है और अगर कम है तो उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि बॉडी में रिटेंशन हो, मतलब उसको रोकता है। जैसे सपोज करते हैं, जैसे सोडियम आयंस की अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसको क्या करेगा वो किडनी के थ्रू जो है, मतलब किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है और किडनी के जरिए हम जो है इस सोडियम आयंस को, बढ़े हुए सोडियम आयंस को शरीर से बाहर फेंक देंगे यूरिन के फॉर्म में। या अगर जो है जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है अमोनिया के रूप में, तो अमोनिया को भी जो है किडनी के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, उसे बनाए रखता है। और दूसरा ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन करता है, उसको बाहर निकालता है। अब कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सभी को पता है जो जलीय जीव होते हैं, फ्रेश वाटर में जो रहते हैं, साफ पानी में, वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है और उनकी बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट की मात्रा जो है वो कम होती है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, ये पानी को तो बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं और सॉल्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं। इसी तरह जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पानी कम है और हमारे अंदर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पानी जो है हम जलीय जीव नहीं हैं, हम जो है स्थलीय जीव हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट को एक्सक्रीट करेंगे और पानी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के जीव हो सकते हैं, या तो ऑस्मो कन्फर्मर हो गए या फिर ऑस्मो रेगुलेटर होंगे। जो ऑस्मो रेगुलेटर होंगे वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम लोग बात करें ऑस्मो कन्फर्मर की, तो ये अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी फ्लूइड की, लेकिन जो ऑस्मोलैरिटी होती है इनकी बॉडी की वो इनके सराउंडिंग के इक्विवेलेंट होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो मतलब जैसे अंदर इनकी बॉडी के सिस्टम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 500 ऑस्मोल है, तो बाहर जो ऑस्मोलैरिटी होगी, मतलब ठीक है, जैसे 500 ऑस्मोल है तो अंदर भी जो है 500 ऑस्मोल ही होगी, 500 ऑस्मोल। तो ऑस्मो कन्फर्मर भी जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, आयनो कन्फर्मर और आयनिक रेगुलेटर। आयनो कन्फर्मर कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे जैसे बाहर जो है 200 ऑस्मोल है सराउंडिंग की ऑस्मोलैरिटी, इसमें सोडियम की ऑस्मोलैरिटी 100 दिखा रखी है और पोटेशियम की 100 दिखा रखी है। तो इनकी बॉडी के अंदर भी जो है 100 सोडियम की होगी और 100 ही पोटेशियम की होगी। लेकिन अगर आयनिक रेगुलेटर की बात करें तो क्या होता है कि बाहर जो है 200 ऑस्मोल दिखा रखी है, तो हो सकता है सोडियम की यहाँ पर 100 हो और पोटेशियम की 100 हो। लेकिन ये अपनी बॉडी के अंदर कैसे करके रखते हैं, करते तो हैं 200 ही ऑस्मोल, मतलब 200 ऑस्मोल ही मेंटेन रहती है। लेकिन हो सकता है कि लेकिन हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी के अंदर सोडियम की जो है 50 दिखा रखी है और पोटेशियम की 150 दिखा रखी है, मतलब ये जो है वेरिएशन हो सकती है इनकी बॉडी के अंदर, लेकिन मेंटेन जो है कितनी रहेगी, 200 ऑस्मोल ही रहेगी।
जितनी सराउंडिंग की होगी, अंदर ये वेरिएशन रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हो सकता है। अब ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। किस प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म शरीर से निकालते हैं, उसके आधार पर हम जो है इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। जो अमोनोटेलिक है ये मुख्य तौर पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जलीय जीव हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और ये अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है बोनी फिशेज है, पॉरीफेरन्स है, क्रस्टेशियंस है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, निडेरियंस है, और एम्फीबियन की जो लार्वल स्टेज होती है वो भी अमोनोटेलिक होती है। दूसरा बात करते हैं यूरोटेलिक की। तो यूरोटेलिक जो स्थलीय जीव हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं, जैसे हम हैं, हम जो है क्या है, यूरोटेलिक है। ये यूरिया जो है निकालते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि मैमल्स, स्तनधारी, ठीक है, ज़्यादातर जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, और एम्फीबियंस की जो एडल्ट स्टेज होती है वो भी कैसी है, यूरोटेलिक है, यूरिया निकालती है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। और तीसरा है यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड जो निकालते हैं। और ये ऐसे जीव होते हैं जो पानी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है या इनके चारों ओर जो है पानी की कमी होती है। तो ये यूरिक एसिड निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो ये जो अमोनिया होती है, ये जो अमोनिया है, वाटर की बहुतायत होगी, पानी की रिक्वायरमेंट जो है अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ज़्यादा पानी की अमाउंट जो है इसको निकालने के लिए यूज होती है। फिर दूसरा जो यूरियोटेलिक होते हैं, ये अमोनिया को एटीपी खर्च करके यूरिया में बदल देते हैं, जो कि लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। और इसको जो है निकालने के लिए 3 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और इससे जो है यूरिया बॉडी से वॉश आउट कर दिया जाता है। मॉडरेट अवेलेबिलिटी में ये वॉश आउट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, और एटीपी यूज करके जो है इसको यूरिक एसिड में भी बदला जा सकता है, जो कि नॉन टॉक्सिक है एक तरह से, और कम पानी में भी इसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे शुरू में जो है प्रोटोनेफ्रिडिया आए थे, जो कि एक सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस में प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लेनेरिया देख सकते हैं, प्लेनेरिया के अंदर जो है प्रोटोनेफ्रिडिया है। इसमें क्या होगा, इनका सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होता था, मतलब अभी देखते हैं ज़्यादा होता था, है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा होता था और लेंथ भी ज़्यादा होती थी, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होता था और लेंथ भी ज़्यादा होती थी। तो उसके बाद ये जो है किस में बदल गए, मेटानेफ्रीडिया में बदल गए। मेटानेफ्रीडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, एनालिड्स में, जैसे कि अर्थवॉर्म। और इस मेटानेफ्रीडिया में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 3 स्टेप में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद सिक्रेशन, नेफ्रॉन। फिर इसके बाद जो है मेटानेफ्रीडिया किस में बदल गए, नेफ्रॉन में बदल गए। और ये नेफ्रॉन जो है किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है 3 प्रक्रिया होती हैं, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सभी को पता है कि किडनी काम करती है हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में। अब इसके कार्यों को अगर देखें तो क्या काम करती है, सबसे पहले तो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जैसे कि रेनिन का सिक्रेशन करती है ये, और 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफिरॉल विटामिन D3 बनाती है ये, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो है इसको बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है एक तरह का, ठीक है। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का भी काम करता है ये एक तरह से। और नेफ्रॉन जो है ऑल्सो सिक्रेट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि पैराक्राइन रेगुलेटर होते हैं, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट वाटर होमोस्टेसिस के लिए। दूसरा, ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी साइट है,
और ये ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है। कैसे कैसे करती है ब्लड पीएच को मेंटेन? तो ये जो है रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करती है H+ आयन का और बाइकार्बोनेट आयन का। अब यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड को लाती है, और रीनल वेन जो कि ब्लड को यहाँ से निकालती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लाएगी, और रीनल वेन जो कि ब्लड को वापस लेकर के जाएगी। ये आप 2 किडनी देख सकते हो। यूरेटर है जिससे जो है यूरिन जो है होता हुआ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप किडनी भी देख सकते हो, जिसमें जो है रीनल पिरामिड आपको दिखाई दे रहे हैं पिरामिड शेप के, और मेडुला आपको दिखाई दे रहा है, और जो है आपको कैलिक्स दिखाई दे रहा है, और आपको बाहर का जो भाग है वो कॉर्टेक्स है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।